बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने इनकम फ्रॉम बिजनेस को कंप्लीट कर लिया जी। दो बड़े अहम काम आपके मुकम्मल हो चुके हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी एंड इनकम फ्रॉम बिजनेस। 18 नंबर प्लस 18 नंबर 36 मार्क्स के जो न्यूमेरिक क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह ताला आपका सिक्योर हो जाना चाहिए। इसके दरमियान में कहीं कहीं ब्लेंडिंग हमें नज़र आ रही थी। हमने एक एक इलस्ट्रेशन ख़त्म की हुई थी, उसमें से उसको डिलीट किया हुआ था जब हम सवाल को सॉल्व कर रहे थे। दैट इज़ नॉर्मली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के बारे में जब हम हेड्स ऑफ इनकम पढ़ रहे थे तो हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, दैट इज़ रेजिडुअल हेड, यानी जो इनकम कहीं फिट नहीं बैठेगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाएगी। यानी स्कोप हम अप्लाई करेंगे, पहले देखेंगे सैलरी है, फिर देखेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, फिर देखेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस है, फिर देखेंगे कैपिटल गेन है। अगर यहाँ चार में कहीं नहीं आया तो इसका मतलब है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ गया। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी वही चार बातें हमें देखनी है कि भाई क्या चीज़ है, स्कोप क्या है और फ्लॉ क्या है। जब आप ICAP की किताब देखेंगे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको एक लंबी सारी डेफिनेशन स्कोप की नज़र आ रही होगी, ठीक है ना। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। इनकम ऑफ एवरी काइंड रिसीव्ड बाय अ पर्सन इन अ टैक्स ईयर इफ इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन एनी अदर हेड शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम। एक बात तो डिफाइन होगी, इनकम ऑफ एवरी काइंड रिसीव्ड बाय अ पर्सन, इसका मतलब है ये हेड रिसीट बेसिस पर टैक्स हो रहा होगा, एक्रूअल बेसिस पर टैक्स नहीं हो रहा होगा। एक तो अहम बात हमें ये समझ आ गई। फिर लॉ ने यहाँ कुछ चीज़ें डिफाइन करना शुरू की हैं। उसने कहा जी जैसे इंक्लूडिंग डिविडेंड, पाकिस्तान सोर्स इनकम डिविडेंड रिसीव बाय एन इंडिविजुअल इज ऑलरेडी कवर्ड अंडर सेक्शन 5। सेक्शन 5 हमें दो इनकम के बारे में, दो तीन इनकम के बारे में बताता है कि दीज इनकम आर कवर्ड अंडर FTR, ठीक है ना। FTR स्टैंड फॉर फाइनल टैक्स रिजीम, यानी यहाँ एक रेट गिवन होगा और इस रेट के ऊपर ये टैक्स लग जाएगा और फिर ये नॉर्मली, अब ज़रा एक बात जहन में रखें, नॉर्मली जिस इनकम को हम FTR में लिखते हैं ना उसको हम इनकम की डेफिनेशन से निकाल देते हैं। ये किसी भी हेड, बाद दफ़ा हम लिख भी देते हैं हेड ऑफ इनकम, लेकिन ये असल में किसी भी हेड ऑफ इनकम में नहीं आ रहा होता क्योंकि ये NTR की कैलकुलेशन में नहीं आ रहा होता। हम एज ए प्रेजेंटेशन पहले इसको ऐड कर देते हैं और फिर इसको माइनस भी कर देते हैं, ठीक है ना। यही बात लिखी हुई है। वो कहता है जी जो फॉरेन सोर्स पाकिस्तान सोर्स इनकम है ये तो ऑलरेडी कवर्ड है किसमें, FTR में, यानी फाइनल टैक्स रिजीम में। हाँ, अगर कोई हाउएवर इफ डिविडेंड रिसीव इज फॉरेन सोर्स इनकम इट इज चार्जेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। वो कहते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हमारे पास कौन सी इनकम आ रही होगी, फॉरेन सोर्स इनकम। डिविडेंड में अगर लोकल कंपनी से डिविडेंड आ रहा है, निशात मिल से, फुला से, DG सीमेंट से, तो इसका मतलब है वो तो FTR में चला जाएगा। तकरीबन हर बिजनेस के क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट डला हुआ था जिसे हम फॉर द टाइम भी क्या कर रहे थे, वहां से माइनस कर रहे थे। शेयर्स के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि जब हम किसी कंपनी के शेयर में डील करते हैं तो होता क्या है। एक है हम उस शेयर को खरीद कर अपने पास रखते हैं, जिसे हम यहाँ क्या लफ्ज़ बोल रहे हैं, होल्ड करते हैं। शेयर को हम होल्ड कर रहे हैं। जब हम शेयर को होल्ड करते हैं तो हमें डिविडेंड मिल रहा होता है, ठीक है ना। इस डिविडेंड का जिक्र यहाँ पर आ रहा है। बाय होल्डिंग शेयर इन अ कंपनी अ पर्सन मे रिसीव डिविडेंड फ्रॉम दी कंपनी। इसका जिक्र हो रहा है कि अगर ये पाकिस्तान सोर्स है तो क्या होगा, फॉरेन सोर्स है तो क्या होगा। और एक है हम शेयर को सेल कर दें। हमने शेयर खरीदा, उसकी कीमत बढ़ी या कम हुई, हमने उसे सेल कर दिया। ये वाली जो इनकम है दिस इज कॉल्ड कैपिटल गेन। ये हेड भी अभी हम इंशाल्लाह 2 दिन मेरा ख्याल है इस पे लगेंगे, फिर उसके बाद हम यही हेड पढ़ रहे होंगे। इसका मतलब है इस वक्त हम शेयर से रिलेटेड ये वाली इनकम का जिक्र कर रहे हैं, डिविडेंड इनकम का जिक्र कर रहे हैं। इसका जिक्र अभी अलग से एक हेड में आएगा, दैट इज कैपिटल गेन। अच्छा जी, डिविडेंड इनकम, पाकिस्तान सोर्स डिविडेंड हो तो क्या होगा और फॉरेन सोर्स हो तो क्या होगा। पाकिस्तान सोर्स हो तो ये सेक्शन 5 अप्लाई होगा इसके ऊपर FTR।
A tax shall be imposed as a prescribed rate on every person who receive a dividend from a company. Tax shall be computed by applying the rate of tax on gross amount of dividend. एक नया लफ्ज आ गया, gross amount of dividend. The section shall not apply to dividend that is exempt from tax. Every company paying a dividend shall deduct tax on gross 15%, 7.5% और एक 25% भी रेट है. 3 रेट यहाँ पर आ रहे होते हैं, लेकिन ये गिवन होते हैं हमें सवाल में. Foreign source dividend. Foreign source dividend is covered under income from other sources. Zakat is normally not deducted in foreign source. जाहिर है उस और कंट्रीज में तो नहीं आ रही होगी ना ज़कात, लेकिन हो सकता है किसी इस्लामिक मुल्क से डिविडेंड आया हो तो ज़कात कट भी रही हो. अगर कट भी रही हो, इफ डिडक्टेड इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज, इट विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस. अच्छा, वो कह रहा है कि अगर डिडक्ट हो गई तो हमें ये, हम फिर इसको एक्सपेंस के तौर पर ले लेंगे रादर देन टैक्स क्रेडिट. वो जो डिडक्टेबल एक्सपेंसेस में जो आती थी वो वाली बात लिखी हुई है. फिलहाल अभी हम एक मोटी बात समझें, ये तो ज़्यादा बारीकी की बात है. तो एक मोटी बात, अगर डिविडेंड फॉरेन सोर्स से आया है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है. अगर पाकिस्तानी कंपनी से, पाकिस्तानी लिस्टेड कंपनी से डिविडेंड आ रहा है तो दैट इज FTR. अच्छा जी, इफ टैक्स इज डिडक्टेड इन फॉरेन कंट्री इट विल अट्रैक्ट फॉरेन टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 103 वाला टैक्स क्रेडिट हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. वो कहता है अगर टैक्स कटा होगा तो उसके ऊपर हमें टैक्स क्रेडिट मिल जाया करेगा. चले जरा, पाकिस्तान सोर्स डिविडेंड. Normally zakat is deducted from gross amount of dividend under zakat and ushur ordinance. Zakat is not an allowable expense from dividend income but rather allowed as deductible allowance against NTR. जब आपको डिविडेंड मिला तो डिविडेंड में से क्या हुआ, पहले zakat कटी. एक कॉन्सेप्ट है ग्रॉस डिविडेंड. ग्रॉस डिविडेंड इज इक्वल टू नेट डिविडेंड, सॉरी आप ऐसे कि नेट डिविडेंड इज इक्वल टू ग्रॉस डिविडेंड माइनस ज़कात माइनस टैक्स. ठीक है ना. मसलन एक बंदे को डिविडेंड मिला 1,20,000 रुपया, इसके ऊपर ज़कात कटी कितनी, 2.5%. ठीक है, फिर इसके ऊपर टैक्स कटा तो रिमेनिंग अमाउंट हमारे हाथ में आ रही होगी ना, दैट इज नेट डिविडेंड. अच्छा जी, एप्लीकेबल टैक्स इज ऑल्सो विदहेल्ड ऑन द ग्रॉस अमाउंट ऑफ डिविडेंड बिफोर पेमेंट. दिस इज फुल एंड फाइनल, क्योंकि सेक्शन 5 में जा रहा है, दैट इज फुल एंड फाइनल डिविडेंड. ये फॉरेन सोर्स की बात आ गई. अभी एक कैलकुलेशन पहले पढ़ते हैं, हाउ टू हैंडल डिविडेंड इनकम. वो कहता है 90% हमें सवालों में क्या गिवन होगा, नेट डिविडेंड गिवन होगा. 90% सवालों में हमें क्या गिवन होगा, नेट डिविडेंड गिवन होगा. इफ डिविडेंड रिसीव्ड इज गिवन, या ये लफ्ज लिखो, नेट का लफ्ज ना भी लिखो. कहता है डिविडेंड रिसीव्ड, तो रिसीव्ड तो नेट ही होगा ना, ज़कात भी कट जाएगी, टैक्स भी कट जाएगा. ज़कात भी कट जाएगी, टैक्स भी कट जाएगा. इफ डिविडेंड रिसीव्ड इज गिवन इट मींस नेट डिविडेंड इज गिवन एंड वी हैव टू ग्रॉस अप डिविडेंड इनकम. कैसे ग्रॉस अप करना है, हमने जो नेट डिविडेंड है उसमें ज़कात ऐड करनी है और जो टैक्स का रेट है उसे 1 में से माइनस करके डिवाइड कर देना ग्रॉस अप पर्पसेस के लिए. यानी फर्ज करें 15% टैक्स कट रहा है ना, इसका मतलब है जो अमाउंट हमें मिली है वो 85% है, तो इसे 1 माइनस 15% मीन 0.15, तो 0.85 से हम क्या कर रहे होंगे, डिवाइड कर रहे होंगे. तो हमारे पास क्या निकल आएगा, ग्रॉस डिविडेंड निकल आएगा. देखिए जरा, डिविडेंड ऑफ ₹5,50,000 received from a listed company. The amount is net of income tax at the rate of 15% and zakat of 100,000 डिडक्टेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस. जो भी ज़कात की अमाउंट गिवन है वो क्या कह रहा है, क्या करें, पहले 5,80,000 में 1 लाख ऐड करें.
क्या बन गया ये 6,80,000। इसको तकसीम कर दें 1 माइनस रेट यानी 0.85, तो हमारे पास डिविडेंड इनकम कितनी आ रही होगी 8 लाख। जो इनकम हम अपनी रिटर्न में लेकर जा रहे होंगे वो कितनी होगी 8 लाख रुपए होगी। क्लियर हो गई बात? 8 जी ज़कात ही यहां पर अलाउड है और कुछ नहीं, नहीं और कुछ नहीं। एफटीआर में जब कोई इनकम चली जाती है तो उसका कॉन्सेप्ट ही होता है कि कोई एक्सपेंस अलाउ नहीं हो रहा। फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। ज़कात भी सिर्फ इसलिए आ रही है कि ज़कात के ऊपर ये वाली ज़कात आप कहाँ ले जाएंगे अब उठाकर, अलाउएबल डिडक्शन, स्ट्रेट डिडक्शन में ले जाएंगे अगर आपके पास कोई और हेड ऑफ इनकम है एनटीआर वाला, क्योंकि वो डिडक्शन तो कहाँ हो रही होती है, एनटीआर में हो रही होती है ना। अच्छा जी, दूसरा तरीका ग्रॉस डिविडेंड गिवन है। सवाल ने सीधा ही कहा कि जी ग्रॉस डिविडेंड इतना है, तो भाई इसको उठा के इनकम में ऐड कर देंगे। इफ डिविडेंड अर्नड इज गिवन, लफ्ज डिविडेंड रिसीव्ड वर्सेस डिविडेंड अर्नड, अर्नड मींस ग्रॉस। If dividend earned is given, it means gross dividend is given and we do not have to gross up dividend income, simply apply the rate. अच्छा जी, या तो डिविडेंड नेट गिवन है या ग्रॉस गिवन है या इन दोनों के दरमियान एक बात हो सकती है कि आपको ये बताया जाए कि भाई डिविडेंड इतना रिसीव हुआ, इतना टैक्स कटा, इतनी ज़कात कटी, इनकी अमाउंट्स गिवन हो जाएं तो ग्रॉस पर खुद चले जाएंगे अप्लाई करते हुए, ऐड करते हुए चले जाएंगे। ये बात समझ आ रही है ना। एक है डिविडेंड रिसीव्ड गिवन है, अब टैक्स नहीं गिवन है, बल्कि टैक्स की बजाय टैक्स का रेट गिवन है ताकि हम ग्रॉस अप कर लें। बात समझ आ रही है। एक है कि नहीं डिविडेंड अर्नड गिवन है, ठीक है, और एक है इन दोनों के दरमियान में एक तीसरी ऑप्शन, क्या जी, नेट डिविडेंड भी गिवन है, टैक्स जो डिडक्ट हुआ है वो भी गिवन है, ज़कात जो डिडक्ट हुई है वो भी गिवन है, तो जाहिर है सारों को ऐड कर लेते हैं तो ग्रॉस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अच्छा जनाब, मिस्टर मुबीन डिक्लेयर्ड द फॉलोइंग पर्टिकुलर, इनकम फ्रॉम सैलरी 17,50,000, received a dividend, received a dividend warrant 19,500 from a listed company. The amount is net of income tax at the rate of 15% and zakat of 500। क्या हुआ जी, 19,500 जमा 500 तकसीम 0.85, तो इनकम कितनी आ गई हमारे पास 23,530, ठीक है ना। अब हम जब पूरा सवाल सॉल्व कर रहे होंगे तो कैसे हुआ, इनकम फ्रॉम सैलरी 17,50,000, डिविडेंड इनकम कौन से वाली, एफटीआर वाली, कितनी 23,530, टोटल इनकम इंक्लूडिंग एफटीआर, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग एफटीआर, क्योंकि एफटीआर तो हमने बस एक फॉर्मेलिटी के तौर पे ऐड की थी, फिर इसे माइनस कर देंगे। अब असल में तो चलना है एनटीआर की इनकम, एनटीआर की इनकम वही है 17,50,000, इसमें से ज़कात माइनस कर लें, हालांकि ये ज़कात कटी कहाँ है, डिविडेंड पे, लेकिन ये यहां लाकर माइनस करनी है, इसका डिविडेंड की इनकम से कोई ताल्लुक नहीं। अगर आपके पास कोई और एफटीआर की इनकम नहीं है, एनटीआर की इनकम नहीं है, तो फिर ये आप ज़कात कहीं एडजस्ट नहीं कर सकेंगे, बिकॉज ज़कात ने कहाँ एडजस्ट होना है, एनटीआर में। स्ट्रेट डिडक्शन कहाँ अप्लाई होती हैं, एनटीआर पर, तो टैक्सेबल इनकम आ गई और फिर टैक्स ऑन सैलरी आपका निकल आएगा। बात समझ आई है। अच्छा जी, मिस्टर मुबीन डिक्लेयर्ड द फॉलोइंग पर्टिकुलर, इनकम फ्रॉम सैलरी 17,50,000, रिसीव्ड अ डिविडेंड फ्रॉम ए टर्किश कंपनी ऑफ, वही सारा कुछ डाटा मैंने वही ले लिया, सिर्फ इसे फॉरेन सोर्स बनाया। जब इसे फॉरेन सोर्स बनाया तो फिर अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये एनटीआर में आ गई अब, ठीक है ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, लेकिन एनटीआर में आई और एनटीआर में आकर इसका जो स्टेटस है
वो कैसे चेंज हुआ देखें जरा। सैलरी कितनी, 17,50,000, डिविडेंड इनकम उसी तरह हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना। टोटल इनकम कितनी आ गई, 17,73,500 लेस ज़कात। अब ये ज़कात यहाँ इसलिए माइनस नहीं हो रही कि ज़कात पे तो लिखा था ज़कात डिडक्टेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। अब टर्की में तो हमारा ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस नहीं है ना, ये बात समझ आई। बाकी सारा उसी तरह ही चल रहा है। अच्छा खैर, ये वाली बात लेस इंपॉर्टेंट है एग्जाम में देखें, यानी ये तो हम एक जरा कवरेज कर रहे हैं ना कि आजकल एग्जामिनर का एक स्टाइल चल रहा है ज़्यादा ही 360 डिग्री पे जाके किसी बात को। आज तक कभी फॉरेन सोर्स इनकम, फॉरेन डिविडेंड जो है वो ज़कात और इसके साथ नहीं आया, ठीक है ना, क्योंकि उसको हम आमतौर पर अज्यूम करते हैं कि उस कंट्री में ज़कात नहीं थी। एग्जाम में इस तरह का सवाल आता है, ये पास पेपर ही से मैंने उठाया। वजाहत रिसीव्ड नेट डिविडेंड 73,600 फ्रॉम B Limited, a company listed on Pakistan Stock Exchange. Withholding tax and zakat deducted from dividend amounting to 13,800 and 4,600। ये वो तीसरी टाइप आ गई। विदहोल्डिंग टैक्स की अमाउंट भी गिवन है और जक़ात की अमाउंट भी गिवन है। हमें तो ग्रॉस चाहिए, दोनों को ऐड कर लेते हैं बस। अब ग्रॉस अप करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, बल्कि क्या किया हमने, 73,600 जमा 13,800 जमा 4,600, कितना हो गया जी, 92,000। कौन सा डिविडेंड है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, FTR डिविडेंड, ठीक है ना, लेकिन ये लोकल सोर्स वाला है। अच्छा जी, ठीक है ना, लोकल सोर्स वाला कहाँ जाता है, FTR में जाता है। He also received dividend 65,000 from a company in UAE through normal banking channel. However, no tax was withheld either in Pakistan or UAE. उसने इवन टैक्स भी नहीं दिया। सोर्स डिविडेंड है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा, लेकिन एज अ फॉरेन सोर्स इनकम जाएगा। और यहाँ कुछ कोई एडजस्टमेंट अभी फिलहाल नहीं थी, उसने एज इट इज हमें दे दी, 65,000 रुपए की एडजस्टमेंट आ गई। अब ये तकरीबन बिजनेस के हर सवाल में ये एडजस्टमेंट मौजूद थी, या वो वाली या वो वाली या वो वाली या वो वाली। ये मैंने आपको अब तीनों करवा दी, ठीक है ना। बाद दफ़ा हमें नेट डिविडेंड गिवन होगा, बाद दफ़ा ग्रॉस डिविडेंड गिवन होगा, और बाद दफ़ा ऐसे दोनों टैक्स और ये गिवन होगा। हमें तीनों वाली, ये तीन ही ऑप्शन है, चौथी ऑप्शन कोई एग्जिस्ट नहीं करती। हमें ये तीनों ऑप्शन से सवाल करना आ जाएगा एग्जाम में इंशाल्लाह। अच्छा जी, नाउ रॉयल्टी, अब वो चल रही आपकी डेफिनेशन, अगर आप किताब में देखेंगे तो रॉयल्टी आ गया। If an author has received an amount as royalty income, it will be taxed in current year and previous 2 tax year. This means he will revise the return for previous 2 tax year. रॉयल्टी अगर कहीं से रिसीव हो रही है, जैसे कि ऑथर को बुक लिखने पर रॉयल्टी मिलती है, ये भी एक स्पेशल प्रोविजन है। वो कहते हैं जितनी रॉयल्टी मिली इसको हम 3 सालों पर डिवाइड कर देंगे, 1/3 करंट ईयर में ले लेंगे और 1/3 पिछले 2 सालों में ले लेंगे। जाहिर है ये किताब लिख रहा होगा पिछले 2 सालों में, यानी लॉ ने अज्यूम कर लिया कि जब आप कोई किताब लिखकर रॉयल्टी इनकम कमाते हैं तो जिस साल में इनकम मिलेगी ये इस साल की इनकम है, इससे पिछले साल की इनकम है और इससे पिछले साल की इनकम है, रादर देन इस साल की इनकम है अगले साल की और अगले साल की है। इसके बजाय लॉ ने इसको रिवर्सली ले लिया। अच्छा जी, प्रॉफिट ऑन डेट, इंटरेस्ट इनकम, दैट इज अनदर एस्पेक्ट जो कि इस चैप्टर में 2 ही बातें आपने सीखनी है, जिसके ऊपर हम ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि इस अटेम्प्ट में कोई 10 मार्क्स का स्पेशल क्वेश्चन जो सेपरेट क्वेश्चन आता है या डिविडेंड पर आ जाए या प्रॉफिट ऑन डेट। बस अदर सोर्सेज में ये 2 बातें पढ़ने वाली हैं, बाकी सब छोटी छोटी सी बातें, उसमें कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है और जनरली वो एडजस्ट होकर आती भी नहीं है। अच्छा जी, एक ये बात भी आ रही है, हमने वहां से एक हेड ऑफ इनकम को निकाला था, दैट इज
सब लीज ऑफ बिल्डिंग, ठीक है ना। चलो अच्छा, हम इन्हें सबको ही देखते हुए चलते। एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड अंडर एनी टैक्स लॉ। जब हम टैक्स लॉ पढ़ेंगे ना तो बाद दफा हमारा रिफंड आ गया है। रिफंड का मतलब है गवर्नमेंट ने हमारे पैसे देने हैं, और अक्सर जगह वहां कोई एक टाइम लिमिट लिखी हुई है, लाइक 45 डेज में देने, और साथ ही लिखा है अगर गवर्नमेंट ने 45 डेज में आपको पैसे ना दिए तो गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट पे करेगी, लेट्स अज्यूम 2% पर मंथ, ठीक है। अब आपकी एक अमाउंट थी वो इस कैटेगरी में आ गई और गवर्नमेंट ने ये पैसे आपको दिए हैं, तो ये कहाँ लेकर जाएं? वो कहते हैं इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लेकर जाएं। एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड अंडर एनी टैक्स लॉ है। हाँ, खुद ही दे रहे हैं और टैक्स भी करें, इनकम बना दिया ना। मिस्टर बिलाल पे टैक्सेस अमाउंटिंग टू 35 million फॉर द टैक्स ईयर 2022. After reviewing his account, he realized that he has overpaid 7 million and subsequently filed a refund application. Tax authorities accepted his application, but refund process was delayed. Eventually, Mr. Bilal received 7.3 million. So 0.3 million will be income from other sources. ठीक होगी ना बात? अच्छा जी, नाउ ग्राउंड रेंट, ये बात हम वहां पढ़कर आए थे। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नया टेक प्राइवेट लिमिटेड इन लाहौर वांट टू बिल्ड एन ऑफिस ऑन लैंड ओन्ड बाय मिस्टर अहमद इन जोहर टाउन। इंस्टेड ऑफ बाइंग द लैंड, नया टेक विल कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग एंड पे मिस्टर अहमद 500,000 मंथली एज ग्राउंड रेंट। हमने प्लॉट किराए पर दे दिया, किसी ने ऊपर बिल्डिंग बना ली, ठीक है ना, किसी ने ऊपर बिल्डिंग बना ली। दिस रेंट इज कैटेगराइज्ड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ग्राउंड रेंट हमने वहां पर पढ़ा था ना, तो ये क्या कहलाएगा जी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बात क्लियर हो गई है? बिल्डिंग तो हमारी है ही नहीं ना, हमने तो खाली प्लॉट दे दिया किराए पे। बिल्डिंग तो जिस बंदे ने प्लॉट किराए पे लिया उसने अपनी बिल्डिंग खुद बनाई है, बिल्डिंग से तो हमारा कोई ताल्लुक रहा नहीं। नहीं, कुछ ऐसे नहीं हुआ। जरा प्रॉपर्टी को जरा रिकॉल करते हैं। रेंट की डेफिनेशन थी ऑनर ऑफ द लैंड और बिल्डिंग, ऑनर ऑफ द लैंड और बिल्डिंग। अगर आप खाली लैंड किराए पे दे देते तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ही रहनी थी। अगर आपने रेंट पे लैंड दी और उसने ऊपर बिल्डिंग बना ली है, देन इट फॉल अंडर ग्राउंड रेंट, फिर ये अप्लाई हुई है। अगर किसी ने पार्किंग एरिया के लिए, कुछ भी और करने के लिए, लेकिन अगर किसी ने उसके ऊपर बिल्डिंग बना ली है तो देन हम फॉल कर गए किस पर? ग्राउंड रेंट पर, और फिर ये चली गई है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। वो जो आपके ध्यान में आ रही है बात, पढ़ दें। नहीं, ये तो अगले बंदे के लिए ना, ये वो बात हो रही है। ये ऐसे सोचें, ये तो कुछ और बात हो रही है। ये क्या बात हो रही है? लैंड मेरी अपनी नहीं थी, मैंने वो 99 ईयर लीज वाली लैंड ले लिया और इसके ऊपर बिल्डिंग मैंने बना दी। अब ये बिल्डिंग मैंने किराए पे दे दिया, तो ये वाला जो रेंट है ये मेरा एक्सपेंस की अलाउएबल वाले उसमें है ना। हाँ, ये ऑनर की बात हो रही है, ठीक है ना। ये नया टैक्स की बात हो रही है जो आप कर रहे हो। अच्छा जी, और आगे चलते। रेंटल इनकम बाय द ऑनर ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग। अगर बाय द ऑनर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग है तो क्या होगा? रूल ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी विल अप्लाई। रिपेयर अलाउंस विल बी गिवन, ठीक है ना। कलेक्शन एंड रेंटल, यानी उसको रिकॉल करने के लिए। सब लीज बाय टेनेंट, अगर बंदे ने किराए पर जगह लेकर उसने आगे किराए पर दे दी है, जैसे आप हॉस्टल में रह रहे हैं ना,
हॉस्टल वाले ने खुद वो जगह किराए पे ली हुई है, उसने आगे आपको किराए पे दे दिया। अब क्या होगा, इट विल बी कवर्ड अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एक्चुअल रिपेयर विल बी अलाउड इफ एक्सपेंस इज बोर्न बाय टेनेंट। अब एक्चुअल, यहां एक्चुअल नहीं, यहां रिपेयर अलाउंस और यहां एक्चुअल रिपेयर, लेकिन कब, जब ये बियर करे, ठीक है ना, जब ये बियर करे। आमतौर पर जब इस तरह के कमर्शियल, उसके लिए जैसे इस कॉलेज में जितनी रिपेयर मेंटेनेंस है वो हमने बियर करनी है। लैंडलॉर्ड कहता है भाई मैंने जैसे कॉलेज दिया बस अब आपका जो करना है आप खुद करेंगे, ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ पर सब लीज का काम शुरू कर दें तो रिपेयर तो नॉर्मली हम ही बियर कर रहे हैं ना, तो फिर ये एक्सपेंस कहाँ चला जाएगा, एक्चुअल पर मिलेगा। अब आपको अलाउंस के तौर पर नहीं मिलेगा और आपकी इनकम कहाँ चली जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चली जाएगी। अच्छा जी, क्या हो गया, अच्छा जी, यहां से जरा इसका सवाल देख लेते हैं। रेंट ऑफ 21.6 मिलियन ऑन 1 जुलाई 2021 आकाश लीज वन ऑफ इट्स फैक्ट्री बिल्डिंग अलोंग विद प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा ये तो हमने पहले भी किया हुआ, उधर भी हमने यही इलस्ट्रेशन पुट की हुई थी कि अगर हम प्लांट एंड मशीनरी, अगर हम अपनी फैक्ट्री अलोंग विद प्लांट एंड मशीनरी रेंट आउट कर दें तो फिर क्या होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये हमने वहां भी इलस्ट्रेशन बनाई है। रेंट फ्रॉम सब लीज ऑफ लैंड और बिल्डिंग, ये वाली अभी हमने पढ़ लिया इसको। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं जरा। रेंट रिसीव बाय द पर्सन बीइंग ऑनर ऑफ लैंड और बिल्डिंग इज चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इफ द अबव लैंड और बिल्डिंग इज गिवन ऑन सब लीज then amount received by the tenant will be chargeable under that income from other sources. Mr. Faisal has let out an office space on April 1st, 2023 owned by him to Kamran. The office space has 3 cabins and monthly rent of 25,000 per cabin is charged upon. इसका मतलब है 75,000 रुपया रेंट पर हमने चार्ज कर दिया। On 1st July 2023 Kamran decide to sublease one of the cabin to Mr. Saad for monthly rent of 30,000. Calculate taxable income of Mr. Faisal and Kamran, दोनों की। दायरा जो ओरिजिनल ऑनर ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग है उसके लिए तो क्या आ गया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। वो कौन है, मिस्टर फैसल। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 25,000 ज़रब 3 ज़रब 12, ये आ गया बस। ठीक होगी बात जी। अच्छा जी, मिस्टर कामरान के लिए अगर हम देखें तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उसने एक कैबन जो है वो दिया है और 5,000 रुपया उसने एडिशनल कमाया है, तो हमने वही 5,000 उठा के 12 को मल्टीप्लाई करके 60,000 उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चली जाएगी। तो ये ऐसे चल रहा होगा निज़ाम। अच्छा जी, इनकम फ्रॉम लीज ऑफ एनी बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी, ये भी हमने कर लिया हुआ, टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी। एनी एन्युटी और पेंशन, पेंशन रिसीव बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम इट्स एम्प्लॉयर इज चार्जेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम सैलरी। पेंशन की टैक्सेशन हमने कहाँ पढ़ी है, सैलरी के अंदर पढ़ी है। हाउएवर पेंशन स्कीम्स आर नॉट नेसेसरली ड्यू टू रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। If the pension is received from a person other than an employer, then it will fall under that income from other sources. मसलन आप किसी बैंक ने आपको कहा कि भाई आप अपनी पेंशन स्कीम इस्टेब्लिश कर लें, कोई एन्युटी खरीद लें, कोई परपेचुटी खरीद लें, कोई पेंशन खरीद लें। किसी इंश्योरेंस कंपनी ने कहा, आप इंश्योरेंस कंपनी के एम्प्लॉय तो नहीं है, लेकिन आपको एक उन्होंने तो इन्वेस्टमेंट सेल करनी थी ना, उन्होंने आपको सेल किया एज ए पेंशन। उन्होंने कहा यार जो लोग प्राइवेट जगहों पर काम कर रहे हैं वो हमें हर महीने एक अमाउंट देते जाएं, जब वो 60 साल के हो जाएंगे तो हम ये उन्हें हर महीने रिमेनिंग सारी लाइफ देते जाएंगे। अब इस तरह की स्कीम बड़ी आम है, बनाई जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाली पेंशन कहाँ
टैक्स हो रही होगी, वो कह रहा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर इज टैक्स अंडर द हेड सैलरी। Pension received from any other person other than employee will be covered under the head income from other sources. Any prize bond winning from a raffle, lottery, prize winning, इस तरह के सारे, कोई भी क्रॉसवर्ड पजल, ये फाद मुस्तफा के प्रोग्राम और इस तरह के सारे, वो कह रहा है ये भी क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। Any amount received from the provision, use or exploitation of property, including grant of a right to explore natural resources. आपकी ज़मीन में से, जैसे हम ये बलूचिस्तान के लोगों के बारे में सुनते हैं ना, ये बुगती कबीला और ये इनकी ज़मीन में से नेचुरल रिसोर्सेज निकल आए, तो गवर्नमेंट ने वो, जाहिर है एक दूसरा उसूल है कि अगर आपकी लैंड में से कोई नेचुरल रिसोर्सेज निकल आए तो वो गवर्नमेंट की मलकियत है। एक्चुअली कंट्री के अंदर एक उसूल है, हम चैप्टर नंबर 1-2 में ये बात पढ़ेंगे भी, यानी इस पे नहीं खुश होना कि जनाब हमारे ज़मीन में से तो तेल निकला है, कोई बड़ी अच्छी खबर नहीं है, ये ऑनर के लिए बुरी खबर है, ठीक है ना। हाँ जी, ऑल नेचुरल रिसोर्सेज आर अंडर द ओनरशिप ऑफ द कंट्री, ठीक है ना, गवर्नमेंट। इवन पानी, यस, इसीलिए प्राइवेट बोर करके पानी निकालना भी इलीगल है, अगरचे सब निकाल रहे हो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ शहरों में करें, अगर आप ओपनली करेंगे तो आपको वासा का नोटिस आ जाएगा फौरी तौर पे, बिकॉज जो वाटर भी आपकी ज़मीन के नीचे है वो भी नेचुरल रिसोर्स है और वो गवर्नमेंट की मलकियत है, ठीक है ना। तो सोना चांदी निकल आया वो तो एक अलग बात है। अब जाहिर है अगर कोई नेचुरल रिसोर्सेज निकल आए हैं अदर देन वाटर, तो गवर्नमेंट इंटरेस्टेड हो गई उसमें। अब गवर्नमेंट आपसे, वैसे तो गवर्नमेंट चाहे तो आपसे वो लैंड भी एक्वायर कर सकती है। एक रूल ये भी है ना कि गवर्नमेंट कोई भी अपना काम करना चाहे तो जो लैंड है उसकी भी हकीकी मालिक गवर्नमेंट ही है। आप फोर्स टू सेल हैं अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा काम कर रही है, जैसे ये मेट्रो बनती है, ऑरेंज ट्रेन बनती है, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट बनता है तो हम कंपलसरी उनकी लैंड को क्या कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, हाँ उन्हें पैसे दे देते हैं। इसी तरह अगर नेचुरल रिसोर्सेज आ गए तो गवर्नमेंट आपको क्या कर सकती है, राइट ले ले आपसे एक अच्छा काम करने के लिए, राइट टू एक्सप्लोर, और आपको रॉयल्टी पे करना शुरू कर दे कि ठीक है जी हम आपके रिसोर्सेज तो हमारे ही है, लेकिन क्योंकि लैंड आपकी है तो हम आपको इतने पैसे हर साल एज ए रॉयल्टी पे कर रहे हैं फॉर योर लैंड। ये वाली रॉयल्टी यहाँ नहीं, ये वाली नहीं, ये तो जितनी ये तो हर साल रेंट के तौर पे आएगी ना, ये तो वन ऑफ नहीं है ना। एनी अमाउंट रिसीव फॉर द प्रोविजन, यूज और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग ग्रांट ऑफ राइट टू एक्सप्लोर नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये तो हर साल मिलेगी ना आपको, तो ये तो हर साल टैक्स होती रहेगी। किताब वाली तो हर साल नहीं है ना, वो तो एक दफ़ा ही किताब की, उसको वन ऑफ उस तरह कर दिया। अच्छा, मज़े की बात यह है कि गवर्नमेंट के कवानीन बड़े मज़ेदार हैं। ये जो बिल्डिंग है ना, जहाँ तक हमने कंस्ट्रक्ट कर ली, फ़र्ज़ कर लें वी आर दी ऑनर ऑफ द बिल्डिंग, तो जहाँ तक हमने ये कंस्ट्रक्ट कर ली है यहाँ तक हम ऑनर हैं, इसके ऊपर जो हवा है उसकी ऑनर भी फॉर द टाइम बिंग गवर्नमेंट है। इसीलिए अगर आप अपनी बिल्डिंग में हवा से ऊपर कोई होर्डिंग लगाते हैं तो उसके सेपरेट टैक्स रेट लगने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना, उसके सेपरेट टैक्स रेट लगने शुरू हो जाते हैं। इवन राइज ने जो अपनी बिल्डिंग के ऊपर होर्डिंग्स लगाई हुई हैं साइडों पर, इसका भी टैक्स पे करना पड़ रहा होता है। हालांकि बिल्डिंग भी हमारी, बोर्ड भी हमारा, सब कुछ हमारा, लेकिन गवर्नमेंट कहती है जो बाहर लोग सड़क से गुजर रहे हैं ना वो हमारे थे, तो अब उन्होंने देख लिया बोर्ड, इसलिए उसका भी टैक्स पे करें। तो जी देते हैं 4.5 लाख रुपया साल का सिर्फ इनका टैक्स है बोर्ड्स का, जी 4.5 लाख रुपया टैक्स है। तो अच्छा, और जो हवा में लगा दें, जैसे ये मैकडोनल्ड का बड़ा एम लगा होता है, अब ये हवा में लगा, इसके रेट इससे ज़्यादा हैं क्योंकि वो कहता है कि इसमें हवा हमारी इस्तेमाल हुई है गवर्नमेंट की, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट के रूल्स ऐसे ही हैं, जाहिर है गवर्नमेंट ने रेवेन्यू लेना है तो किसी ना किसी तरीके से लेना है। तो बिल्डिंग
कि लैंड वहां तक आपकी है जहां तक आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर ली है, उससे ऊपर वाली जगह जो है वो भी गवर्नमेंट की है। तो अभी हमें एक शक पड़ता है, अभी गवर्नमेंट ऐसे ही करती है, पहले लोगों को फंसा लेती है किसी काम में। जैसे आजकल गवर्नमेंट लोगों को प्रमोट कर रही है कि भाई आप जो है ना बिजली बहुत महंगी होगी, आप अपना सोलर लगा लें। जब ये सब लोग लगा चुके होंगे ना, तो किसी दिन गवर्नमेंट को एक ख्याल आएगा कि यार ये जो धूप है ये तो हमारा रिसोर्स है, तो आप इसके ऊपर अब टैक्स दें जनाब। तो ये कोई बड़ी अजीब बात नहीं होगी, ऐसा टैक्स वाकई में लगाया जा सकता है, क्योंकि ऑल रिसोर्सेज आर बिलोंग टू गवर्नमेंट। ठीक है, बिल्कुल लग सकता है। हर नहीं हर जगह पे ऐसी है, हर जगह पे ऐसी है। ये तो यूनिवर्सल लॉ है, हर जगह पे ऐसी है। ठीक है, सॉरी क्या कह रहे हैं? तो वही किताब उसी का जिक्र हो रहा है, जरूरी तो नहीं कि परवीन शाकिर का ही जिक्र हो रहा हो, कोई किताब ये भी बीच में ही आएगी ना। है हाँ, परवीन शाकिर एक अच्छी शायर है, उसे सबको ही पढ़ना चाहिए उसमें। अच्छा जी, तो एक्सप्लॉइटेशन वाली बात भी हमें समझ आ गई। सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड फॉर प्रोविजन, यूज और एक्सप्लॉइटेशन ऑफ प्रॉपर्टी। अच्छा जी, एक और पॉइंट रह गया, दैट इज एनी अमाउंट रिसीव बाय द पर्सन एंड कंसिडरेशन। ये वहां लिखी हुई थी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, हमने वहां से इसको निकाला था कि ये प्रॉपर्टी इनकम नहीं है। प्रॉपर्टी इनकम में ना दो बातें हो रही थी। एक बात हो रही थी, आपने एडवांस रिसीव किया था ऑनर ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग में, ठीक है ना, उस एडवांस को हमने नॉन एडजस्टेबल करके 110 करके टैक्स कर लिया था। एक कॉन्सेप्ट चलता है कमर्शियल बिल्डिंग्स के अंदर पगड़ी का, ठीक है ना। ये क्या कॉन्सेप्ट है, टेनेंट जब किराए पर जगह लेता है किसी कमर्शियल प्लाजा में, तो वहां पर ना एक अमाउंट, गुडविल कह लें उसे, पगड़ी उसको बोलते हैं, उसको एक अमाउंट वो पे कर देता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट से थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब आप कहते हैं एक आपने शॉप ली है, उस वक्त पगड़ी चल रही थी 10 लाख रुपए, आपने 10 लाख रुपया पे कर दिया। अब जब आप पोजेशन खाली करेंगे ना, उस वक्त देखेंगे कि पगड़ी क्या चल रही है। ये अगले वाले टेनेंट से लेकर आपको दे दी जाएगी। हो सकता है आपने 10 लाख दी और अब आपको 15 लाख मिल रही हो, तो ये जो 5 लाख आपको मिले हैं ये इनकम हो गई है। इस इनकम को दोबारा टैक्स करना है, लेकिन इसका मिजाज वही है, इसे 10 सालों में टैक्स करेंगे 110 करके। लेकिन ये टेनेंट के शू की बात हो रही है, पहले हम लैंडलॉर्ड के शू की बात कर रहे थे। पगड़ी तो हम लोकल टर्म बता रहे हैं ना, यहाँ तो एनी अमाउंट लिखा हुआ है, यहाँ तो टोपी लिखा हुआ है, पगड़ी नहीं लिखी। Any amount received by a person as consideration for vacating the possession of the building, reduced by any amount paid by the person to acquire the possession of the building, shall be chargeable under the head income from other sources। कि अगर टेनेंट ने एक अमाउंट देकर किराए पर जगह ली और जाते वक्त उसको दोबारा मार्केट के एतबार से पेमेंट मिली है, तभी तो पेमेंट बढ़ेगी ना। वरना अगर आपकी खाली सिक्योरिटी थी तो 10 लाख दी तो 10 ही वापस मिलेगी, लेकिन अगर 10 दी और 15 वापस मिली है तो ये ऊपर वाले 5 लाख की बात हो रही है कि फिर उसे 10 सालों में टैक्स करेंगे 110 करके। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बस अब एक ऑप्शन रह गई है, दैट इज कम हो तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये एडिशन की बात हो रही है, सब्ट्रैक्शन की बात नहीं हो रही है। पगड़ी तो मार्केट वैल्यू पे कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन आमतौर पर 99% ये बढ़ ही रही होती है, कम नहीं हो रही होती है, ठीक है ना। क्योंकि प्लाजा चल जाता है, मार्केट चल जाती है, तो वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, अलाउ नहीं होगी। बस अब एक अहम बात रह गई है, दैट इज इनकम प्रॉफिट ऑन डेट। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। 2 बातें सीखनी है, एक डिविडेंड इनकम और एक प्रॉफिट ऑन डेट।
इसमें से एक पॉइंट जो है वो हर मर्तबा आ रहा है, और अब तो ख़ास तौर पर छोटे सवाल बनकर भी आने शुरू हो रहे हैं। कल इंशाल्लाह ये हमारा ऐड कंप्लीट हो जाएगा और हम प्रॉफिट ऑन डेट की डिस्कशन कर रहे होंगे।